नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत को आज हम आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी हुई है। यूपी में पहली बार किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत है। दरअसल यूपी में फिर से कमल खिलने से इस जीत का सीधा असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इतना ही नहीं, बीजेपी के यूपी का किला फतेह कर लेने से योगी महाराज का राष्ट्रीय कद भी और ऊंचा हो चुका है। यह जीत इस लिहाज से भी बहुत खास है कि करीब 40 वर्षों में पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में कोई मौजूदा सरकार फिर से सत्ता में लौटी है। इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की गरीब समर्थक नीतियों, योजनाओं का लाभ अंतिम चरण तक पहुंचाने पर जनता की मुहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी के रिजल्ट की वो बारीकियां जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगले 1 घंटे तक सिर्फ यूपी में बीजेपी को मिली धमाकेदार जीत के एक-एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत बीजेपी को इतनी जबरदस्त जीत हासिल हुई और कैसे बीजेपी विरोधियों की सारी भविष्यवाणियां, उम्मीदें, दावे फेल हो गए। हम उन मुद्दों पर बहस में आज बात भी डिटेल में बात करेंगे कि विरोधियों ने कहां गलती की और बीजेपी ने कैसे मतदाताओं के मन को टटोला और उसे वोट में तब्दील करने में सफलता प्राप्त की। कैसे समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिम सरपरस्त पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई और भाजपा के हिंदुत्व की काट नहीं खोज पाई। लेकिन आपको बता दें ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जो बयान आ रहे हैं वो समझा देंगे। अभी अभी यूपी चुनाव पर ममता बनर्जी ने पहली बार रिएक्ट किया है और बड़े अजीबोगरीब तरीके से रिएक्शन दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी की जीत नहीं है, ये मशीनरी की जीत है। ममता ने अखिलेश यादव को यह नसीहत दी है कि अखिलेश यादव सबसे पहले ईवीएम की फोरेंसिक जांच की मांग करें। सबसे पहले ममता बनर्जी की बात सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। इसमें आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है। आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो इफ ए डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। तो ममता बनर्जी की बात आपने सुनी। ममता बनर्जी बंगाल से चलकर आई थी यूपी, प्रचार भी किया था अखिलेश यादव के लिए, और अब जब हार हुई है अखिलेश यादव की और बीजेपी की जबरदस्त जीत, तो वो कह रही हैं कि ये पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता की जीत नहीं है, बल्कि ये तो मशीनरी की जीत है। और अब अखिलेश यादव को सलाह देती हूं कि उनको सवाल उठाने चाहिए ईवीएम पर, उनको फोरेंसिक जांच की मांग करनी चाहिए। हमारे साथ आप देख रहे हैं मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल एडिटर रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो से, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ है, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सबका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन साहब, कैसे आप रिएक्ट करेंगे ममता जी की इस सुझाव पर अखिलेश यादव को? सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये रिएक्ट करना चाहिए, या फॉरेंसिक वाला डर है, खतरा है कि बंगाल की तरफ चला गया तो सेंट्रल एजेंसी न लग जाए। मतलब मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में आप 3 बार के मुख्यमंत्री को जब ऐसा बोलते हुए देखते हैं तो ये हास्यास्पद से ज्यादा चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि एक नेत्री जो लगातार ईवीएम से चुनाव जीत रही है, जिसको एक समय में कहा गया कि क्या मोदी बनाम ममता हो सकता है, वो एक राज्य के चुनाव पर इस तरह से तिलमिलाहट में वो भूल जाती हैं कि बेसिक्स क्या है, ईवीएम काम कैसे करता है। और वो तो बाकायदा सारी मीटिंग्स में रहती होंगी,
नेता के तौर पर भी और चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी इस तरह का बयान देना दिखाता है कि दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ एनार्की हो, कैओस हो, कंफ्यूजन हो, इससे अब कुछ होता नहीं ममता जी, मुश्किल ये है। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है बीजेपी के लिए। क्या बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं था? क्या बीजेपी ने उसी ताकत के साथ बंगाल का इलेक्शन नहीं लड़ा था? क्या वैसे ही नाक का सवाल बंगाल नहीं था? दावे भी वैसे ही थे। तो ये जो काम अगर उन्होंने यूपी में किया होता तो बंगाल में क्यों नहीं कर लेते? किसी और राज्य में क्यों नहीं कर लेता? पंजाब में इज्जत बचा लेती ना भारतीय जनता पार्टी, कुछ तो कर लेती, थोड़ा तो इज्जत बचा लेती, इज्जत भी नहीं बची है वहां। चलिए, तो ये अजीबोगरीब बयान ममता बनर्जी का कि अखिलेश यादव निराश ना हो, ईवीएम के फोरेंसिक जांच की मांग करें और साबित हो जाएगा कि यह जीत बीजेपी को ईवीएम मशीनों से मिली है। हमारे साथ बीजेपी की नेता अपर्णा यादव जी भी जुड़ी हुई हैं इस वक्त। अपर्णा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी अभी हमने ममता जी का रिएक्शन दिखाया और ममता जी कह रही हैं भाई ये मोदी जी की, योगी जी की जीत नहीं है, ईवीएम की जीत है। मैं बस इतनी बात कहूंगी कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो मूल मंत्र की जीत हुई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको आत्मसात किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी प्रचंड जीत सिर्फ एक धर्म, एक जाति और एक मजहब की नहीं है। ये सारे लोगों ने, उत्तर प्रदेश के जनता ने वोट किया है। और देखिए, जनता जनार्दन होती है और इसी वजह से प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। इस पे छींटाकशी करना, इस पे टिप्पणी करना, जो व्यक्ति मैं ममता दीदी की बात कर रही हूँ, ममता दीदी ने कितनी बुरी भली बातें कही उत्तर प्रदेश के लोगों को, और वो किस मुंह से यहाँ पर प्रचार करने आई थी, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगी, तो पहले तो वो माफ़ी मांगे, उसके बाद अब वो ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। ईवीएम से क्या वो खुद नहीं जीती? क्या उन्होंने ईवीएम अपने यहाँ फिक्स करवा रखी थी? तो इस बात पे तो वहाँ भी फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। इस तरह की के राजनीतिक दल में जो इतने शीर्ष नेतृत्व पर है, ईवीएम पे और चुनाव के पूरे एक इस यज्ञ के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश में ईवीएम जैसी एक व्यवस्था है और इसे हमें उसी व्यवस्था के अनुरूप इसका अनुपालन करना चाहिए। नहीं, और हैरानी की बात यह है कि इतना तो अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ा बहुत बोले थे जब वो कुछ घटनाएं हुई थी एग्जिट पोल के बाद, लेकिन ममता बनर्जी का इस हद तक चले जाना कि फोरेंसिक जांच की मांग की जाए। चुनाव होते हैं, हर पार्टी जीतती है, कभी हारती है, इसमें बीजेपी भी अपवाद नहीं है। ऐसे में ये तो जनता के मैंडेट को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? भाई ठीक है, इस बार आपको पसंद किया, आपकी सीटें भी तो बढ़ी हैं, अखिलेश यादव का भी पार्टी का विस्तार हुआ है। देखिए, हार जीत लगी रहती है चुनाव में, कभी आप एक उससे नहीं जा सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि हम अगर चुन करके आते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेवा को अपना परम धर्म माना है। और मुझे लगता है कि योगी जी ने कोविड के दौरान सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने जुझारू रूप से सबकी सेवा करी है। वो खुद अपनी सीएम हेल्पलाइन जो कोविड प्रोटोकॉल का वो देखती थी, सारा चीज़ सुव्यवस्था से हो रहा है कि नहीं, उन्होंने रात दिन करके एक तरह से देखा है। तो मुझे लगता है कि जनता सुरक्षा के लिए, जनता ने सुव्यवस्था के लिए उनको वोट किया है, और इसमें अब किसी तरीके का मुझे नहीं लगता कि किसी भी विरोधी पार्टी को संशय होना चाहिए। ये मैंडेट जनता ने दिया है और जनता जनार्दन है, मैं बार बार कह रही हूँ। और ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के ही धरती के लोगों को कह रहे थे कि तिलक लगा के आते हैं, यहाँ बंगाल में ये लोग जो है गुंडागर्दी फैला रहे हैं। मैं तो चन्नी जी पे भी बोलना चाहती हूँ कि चन्नी जी ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिसको देख करके प्रियंका जी को बड़ी हंसी आ रही थी उस समय। आज दोनों हाशिए पर हैं, चन्नी जी खुद इलेक्शन हार गए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश वीर धीर गंभीरों की भूमि है। बार बार मैंने अपने कई बयानों में कहा है, मैं आज फिर से दोहरा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर है और यहाँ का उत्तर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी देखिए, नहीं ये साफ हो चुका है अब। जी, ये तो जनता का फैसला है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पसंद किया है तो जरूर काम दिखा होगा, तभी जनता ने आपको वोट दिया है। लेकिन अपर्णा जी, हैरानी होती है, आपने भी शायद ऐसे कई सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत बड़े लोगों के, गंभीर लोगों के ऐसे भी ट्वीट्स और बयान देखे हो जो ये कह रहे हैं कि ये जीत जो है ये नफरत की जीत है। ये अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा समाज कहां से कहां चला गया है, अब ये देश को बचाने का चुनाव होगा 2024 का।
देखिए 2022 को भी लोगों ने यही बोला कि ये देश और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चुनाव होगा कि जो देश के दिशा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, और देश को उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक दिशा दिखाने का हमेशा से इतिहास उठा लीजिए, ऐसा कोई पृष्ठ नहीं है इतिहास का जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम ना हो। मैं भारतीय इतिहास की बात कर रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि भारत का उत्तर प्रदेश ही है, और यहाँ के लोगों ने चाहे हिंदू भाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके सब हैं भाजपाई, तो सब ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े खुले मन से वोट किया है, और इसको अब विपक्षियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों ने काम किया है, हमने विकास के मॉडल पर काम किया है, हमने सुरक्षा दी है लोगों को, हमने लोगों को माफियाओं से, गुंडों से बचाया है। इसलिए लोगों ने सुरक्षा के जो एक उनको पहले अभाव सा महसूस होता था, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में उनको ये लगा कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है, इसलिए हमें बीजेपी को वोट करना है। जी आप लखनऊ से हमसे बात कर रही हैं अपर्णा जी, और हमारे साथ लखनऊ से ही राजेश्वर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपकी पार्टी के आपके साथी और विजयी विधायक। बहुत बधाई, बहुत स्वागत आपका राजेश्वर जी। थैंक यू सो मच। देखिए, आपके बारे में बहुत चर्चाएं हुई पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन इस वक्त मैं ये कहूंगा कि आप पहले भी जनता के सेवक थे, आज भी जनता के सेवक हैं, लेकिन रूप बदल गया है। पहले वर्दी अलग थी, आज वर्दी अलग हो गई है, तो इसमें एडजस्ट हो गए आप अच्छे से? जी बिल्कुल, जनता का बहुत स्नेह है, जनता का बहुत प्यार है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा, अब मुझे यह बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जब आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, आपने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया, जाहिर है आपको पार्टी की विचारधारा से या सरकार के काम करने के तरीके से कुछ ना कुछ बातें अच्छी लगती होंगी। अब आगे 5 साल का सफर जो है, इसको अपने लिए आप कैसे देखते हैं? नहीं, जनता के लिए काम करना है। मैंने कहा था, मैं संकल्प लेके आया हूं, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं इसको मुझे सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाना है, एक आदर्श बनाना है, एक मॉडल के रूप में इसको विकसित करना है। युवाओं के लिए कार्य करना है, युवाओं को रोजगार दिलाने हैं, उनका कौशल विकास करना है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दिशा में काम करना है, उस दिशा में काम करूंगा। राजेश्वर जी, इस चुनाव में बुलडोजर की बहुत चर्चा हुई, और कल जब जीत हुई तो हमने देखा कैसे आपके पार्टी के कई कार्यकर्ता लखनऊ में जगह जगह बुलडोजर पर चढ़कर के भी वो सेलिब्रेट कर रहे थे। कभी कहीं किसी ने बुलडोजर का खिलौना जो है वो सर पर ही अपने बांध लिया। अखिलेश यादव जी ने बाबा बुलडोजर कह करके कई बार प्रयास करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन लगता है ये बुलडोजर बैकफायर कर गया। देखिए, अपराधी माफियाओं और एक ऐसी विचारधारा को लेकर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे जो ठीक नहीं थी प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए। अब जो अपराधी जेल में हैं, जो भ्रष्टाचारी जेल में हैं, जिन माफियाओं पे 60 मुकदमे, 80 मुकदमे उनके परिवार वालों को चुनाव लड़ा रहे थे और सोच रहे थे इनके थ्रू सत्ता हासिल करेंगे। ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश की सरकार का चुनाव था, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। ये चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते हैं कि अपराधियों के कंधे पे और माफियाओं के कंधे पे आप चुनाव लड़ेंगे। जनता ने पहले भी इनको नकार दिया था, पुनः नकार दिया, और बुलडोजर इन माफियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इन माफियाओं के पास जो संपत्ति आई है वो जनता से लूट के बनाई गई है। इस बात को समाजवादी पार्टी प्रमुख को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप लेके चुनाव लड़ रहे थे, उसका परिणाम यही होना था। और बाबा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, इनकी 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त करी, 750 लोगों को रासुका में बंद किया, 44,000 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में बंद किया, 150 से ज़्यादा अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए। इसी के कारण उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, जिससे जनता बहुत खुश है, और वो खुशी आपको देखने को मिल गई। कितनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी में और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी में जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ रुचि जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप लोग भी अगर चर्चा में किसी से भी बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन राजेश्वर जी, देखिए, पहले चुनाव से पहले जो है ये बहुत कहा जाता था कि यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर योगी आदित्यनाथ को होगा तो 2 बातों का होगा।
पहली बात, कोरोना के अंदर बहुत मिसमैनेजमेंट रहा, और दूसरा ये जो ठोक दो नीति की बात वो करते हैं और खुलकर कहते हैं ठोक देंगे किसी भी अपराधी को, ये जनता पसंद नहीं करेगी, ऐसी बात जनता स्वीकारेगी नहीं। नहीं, देखिए, कोरोना में जितना कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो विश्व में किसी ने नहीं किया। उनको स्वयं में कोरोना हुआ। देश विदेश का हर नेता, चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप हो, सारे अस्पतालों में चले गए। योगी आदित्यनाथ जी को कोरोना हुआ, उसके बाद भी वो अस्पताल नहीं गए, जनता की सेवा में लगे रहे, ऑफिस से, घर से ही ऑफिस करते रहे, निरंतर मीटिंगें करते रहे, ऑक्सीजन सप्लाई हो, दवाइयों की सप्लाई हो, हॉस्पिटलों के बेड बढ़ाना हो। उन्होंने इतना कार्य किया, ये आज के समय में संभव नहीं है जितना कार्य उन्होंने किया। और ये समर्पण, जिस आदमी को अपनी जान की परवाह ना हो, कोरोना का किसी को नहीं मालूम था, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी निरंतर जुटे रहे, बिना अस्पताल गए। ये तो मैं उनकी वंदना करता हूँ। ऐसा तो मैंने राजनेता विश्व में कोई नहीं देखा। ये एक ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया है, ये अतुलनीय है, वंदनीय उदाहरण है। ये राजनीति में ऐसा कोई दूसरा राजनेता नहीं मिल सकता है। जी देखिए, आज तो कमाल ही हो गया। आज हम, ऐसा लगता है, पूरा लखनऊ अपने स्टूडियो में उठा लाए हैं। ब्रजेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। आपके दो और साथी हैं हमारे साथ, राजेश्वर जी भी हैं हमारे साथ, अपर्णा यादव जी भी हैं। आप जिसको बुला लेंगे वही आ जाएगा। ब्रजेश जी, पहले तो बताइए, कल से सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इतिहास रचा गया है, इसका रचयिता तो कौन है ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो उसमें जो प्रमुख बातें हैं, जिन्होंने ये करिश्मा किया, वो क्या रही? आप तो 5 साल सरकार का हिस्सा रहे, तो मुझे बताइएगा वो कौन सी चीज थी, बातें थी जो आपको कॉन्फिडेंस देती थी कि नहीं, ये इतिहास रचा जाएगा? दरअसल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, उनको लेकर के लोगों में, जनता में वास्तव में ऐसा भाव था कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है जो उनके जीवन में बदलाव ला सकता है, और इसके साथ ही साथ उनको निःशुल्क मकान पक्का मिल सकता है, उनको बिजली का कनेक्शन मिल सकता है, उनको गैस का कनेक्शन मिल सकता है, उनको निःशुल्क शौचालय मिल सकता है, 6,000 की किसान सम्मान निधि मिल सकती है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का इंतजाम हो सकता है। इसके अलावा महीने में 2 बार राशन मिल सकता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था के नाम पर जो योगी जी का काम था, लोगों ने सराहा और कहा कि समाजवादी पार्टी की गुंडई और अराजकता से वास्तव में यदि मुझे बचना है, सेफ रहना है, तो हमको कमल का बटन दबाना होगा। मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए, आपने राशन की बात की। बहुत सारे लोगों ने चुनाव से पहले ये कहा था, जब राशन की बात होती थी, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि आप ये सोचिए कि लोगों को किस हद तक मजबूर कर दिया है, आश्रित कर दिया है अपने ऊपर राशन दे देकर, ये फ्री की चीजें देकर के लोगों को आदी बना रहे हैं। इस प्रकार की बातें, देखिए प्रियंका गांधी हो या दूसरे लोग हों, वो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में अभी भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चिंता हमें करनी, उनके जीवन में बदलाव लाना है। आज भी सोचिए, आज़ादी के 73 साल बाद लोग कच्चे मकान में फूस की झोपड़ी में रह रहे थे। मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में चिंता की, और 2024 तक हम इस देश में सबको पक्का मकान देने वाले हैं। हर गरीब के सपना होता उसका पक्का मकान हो। वो बड़े आदमी के घर में जलती हुई बिजली की बल्ब को देखता था और परेशान होता था, दुखी होता था, उसको मिट्टी तेल के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का। उन्हें के गरीब के मकान ही नहीं दिया, उसको भी एलईडी लाइट उपलब्ध करा करके 2-2 लट्टू उसके घर में लगा करके ऐसा अनुभव कराया कि अगर ऊंची अट्टालिका में एलईडी का बल्ब जल सकता है तो एक गरीब के घर में भी बल्ब उतनी ही रोशनी का जलेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही चमत्कार करके दिखाए हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश में जो आप परिणाम देख रहे हैं, आम जनता ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, लोगों ने पार्टी लाइन को तोड़ करके कमल चिन्ह को आगे करने का काम किया, कमल के बटन को दबाने का काम किया है। जी, हमारे साथ आपकी पार्टी के एक चौथे और विजयी विधायक जो है दयाशंकर जी बलिया से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन अपर्णा जी, चूंकि बात अभी चली प्रियंका जी की, मोदी जी ने खूब खुल के इस बात को कहा है कि हमारे पास जो कवच है एक, वो हमारी मातृशक्ति का कवच है, और बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोट दिया, ये बात साबित हो चुकी है। इस चुनाव में नहीं, पिछले चुनाव में भी आपके साथ ऐसा हुआ था।
अब पूरा कैंपेन लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी का वो तो महिलाओं पर था, चाहे महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, सारा कैंपेन ही था लड़की हूं लड़ सकती हूं पर। उन पर बिल्कुल भरोसा ना करना महिलाओं का भी, हमारी बहनों का, माताओं का, ये क्या बताता है? मैं इतना समझती हूँ कि भारत की महिला और उत्तर प्रदेश की महिला बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और मैं इतनी बात कहूँगी कि प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश में ही महिलाएं दिखी, उन्हें ना पंजाब में दिखी, ना उन्हें उत्तराखंड में दिखी, उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसलिए दिखी क्योंकि यहाँ कांग्रेस जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जिस पार्टी से कोई लड़ना ही नहीं चाहता था चुनाव, तो उन्होंने सोचा कि लेट अस टारगेट फीमेल्स, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये भूल करी कि जब बरेली में आपको भी पता होगा, ये बहुत ही मीडिया से कवर्ड इवेंट था, बरेली में इन लोगों ने दौड़ करवाई कांग्रेस पार्टी ने, और वहाँ पर कितनी बच्चियों को चोट लगी है। ठंड के समय आप बच्चियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही थी, तो इसीलिए जननी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं बता रही हूँ आपको, मोदी जी से और योगी जी से, दोनों लोगों से सारी प्रदेश की और इस देश की महिला बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये कहती है कि भाई मोदी जी की जो विकास की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो उनके आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनके लिए इज्जत घर बनवाना हो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और योगी जी ने जिस तरह से सुरक्षा के काम किए हैं, चाहे शेरनी दल का निर्माण किया हो, चाहे पिंक बूथ बनवाने का काम किया हो, चाहे नारी शक्ति जो यहाँ पे काम किया हो, चाहे 112 नंबर की हेल्पलाइन नंबर दिया हो, और उनके लिए कई कन्या सुमंगला योजना हो, तो मैं ये कहूँगी कि योगी जी में और मोदी जी में, दोनों लोगों में महिलाओं ने पूरी आस्था के साथ वोट किया है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने उस दौड़ में बच्चियों को दौड़ाया, उनको चोटिल किया, ये पूरे प्रदेश ने देखा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही महिला मोर्चा की अध्यक्षा के साथ अभद्रता करी उत्तराखंड में, एक टिकट नहीं दिया, एक भी टिकट इन्होंने पंजाब में नहीं दिया, और उस महिला ने 12 टिकट मांगे थे, एक भी टिकट नहीं दिया। ये परिलक्षित करता है कि इनकी सोच कैसी है। इनकी सोच जो है महिला विरोधी रही है, कभी ये महिलाओं के साथ नहीं थे। ये सिर्फ इस्तेमाल करने के, उससे एक एजेंडा बनाने के चक्कर में स्लोगन की राजनीति करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। जी राजेश्वर जी, रजत जी बताते हैं, कल भी वो जिक्र कर रहे थे इसका, कि वो लखनऊ गए अभी, जब हम लोग ने प्रोग्राम किया था कुछ दिनों पहले, तो एयरपोर्ट पर महिलाएं कुछ उनसे मिलने के लिए आई, तस्वीरें खिंचाने के लिए, और उनसे कहने लगे कि कुछ ऐसी आप लोग खबरें दिखाया कीजिए कि योगी जी दोबारा आ जाएं, वरना महिलाएं उत्तर प्रदेश की तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कोई महिलाएं ऐसा आकर के कहें, और वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी। ऐसा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या किया है योगी जी ने कि ये भावना है दिल में? जी वजह राजेश्वर जी, योगी जी ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी है, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जो योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं चल रही हैं। सारे गुंडे माफिया जो परेशान करते थे सब जेल में हैं, अपराधी सारे जेल में हैं। बेटियां आज आत्मनिर्भर हैं, बेटियां आज काम कर रही हैं, निडर होकर काम पे जाती हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। राशन प्रदेश सरकार भी राशन दे रही है, कमल सुमंगला योजना, जितनी नई योजनाएं हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, इतनी योजनाएं देश में किसी और राज्य में नहीं है। इसीलिए महिलाएं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत जानती हैं और बहुत ज़्यादा सब चाहती थी कि उनकी सरकार पुनः आए, ताकि वो सुरक्षित भाव से अपने परिवार का पालन पोषण करने में सहयोग करें और परिवार को आगे लेके जाएं और सुरक्षित रहें। जी, दयाशंकर जी के पास जाना चाहेंगे। बहुत बधाई पहले दयाशंकर जी आपको, आपके इस कामयाब चुनाव पर। और हम सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि बताइए जरा, आप अपनी जीत का राज बताइए। जीत बहुत अच्छी रही, बहुत कम समय मिला, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार स्नेह किया और बलिया में सर्वाधिक वोटों से जीता और सर्वाधिक मत भी मिला। सभी 7 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट मिला, 1,03,000, और सर्वाधिक अंतर से जीता, करीब 26,800 कुछ मतों से जीता मैं। जी नहीं, बलिया की जनता को धन्यवाद। नहीं तो जनता ने आशीर्वाद दिया है आपको। शांतनु जी भी हैं हमारे साथ। शांतनु जी, आपने बहुत सारे बातें जो हैं चुनाव से पहले बताई थी कि राज्य में क्या काम हो रहा है, और आप मेरे ख्याल से पहले शख्स थे जिन्होंने वो लाभार्थी वोट बैंक
पहले नहीं तो शुरुआत करने वाले इस टर्म की लाभार्थी वोट बैंक, उसमें से आप थे। आप मानते हैं कि वाकई में इस बार वो वोट बैंक सबसे ज्यादा कामयाब रहा? सौरभ भाई, जो पिछले 10-11 महीने से जब मैं क्षेत्र में जाता था और किसी भी गांव में मैं रैंडम घुस जाता था, तो क्योंकि अगर आप 12-1 बजे जाओ तो आपको महिलाएं बहुत सारी गांव में मिलती हैं, और महिलाएं आके बताती थी, लल्ला देखो ये 2000 रुपए हैं, 800 रुपए हैं, 700 रुपए हैं, अलग अलग स्कीम के। और उनको स्कीमों के उतने नाम पता होते थे जितने मुझे भी नहीं पता होते। मैं एनालिस्ट हूं, मैं पूरे दिन काम ही करता हूं, और उनको किसी को 5 नाम, किसी को 8 नाम पता होते थे। अपना टॉयलेट, अपना घर, अपनी गैस दिखाती थी। तो ये रियल था। ये ऐसा नहीं था कि मैं कोई भगवा कपड़ा पहन के गया था, मैं कोई भाजपा का सिंबल लगा गया था, और ये मुझे गांव दर गांव दिखता जाता था। और जब मैंने देखा कि दिल्ली के एनालिस्ट या दिल्ली के पत्रकार बहुत सारे उसको डिस्काउंट कर दे रहे हैं कि नहीं, ये तो नहीं हुआ, गैस का सिलेंडर दोबारा कौन खरीदता है, टॉयलेट में पानी नहीं आता है, तो मैंने कहा आप तो लखनऊ के, आप तो दिल्ली भी ठीक से नहीं रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि वोट तो आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है। और जो हमने देखा कि कहीं पे जाट लैंड, यादव लैंड, लखीमपुर खीरी, हाथरस, ये केवल एक बबल बनाया गया एक तरह से मीडिया में, लेकिन वो इन हर जगहों में जो मीडिया में ठीक है, चलिए। लेकिन इसमें एक चीज जो समझना आपसे और चाहते हैं, हर्षवर्धन जी, रुचि जी बताएं उसके बारे में, कि क्या इसने वो परिवार की एक पॉलिटिकल सोच होती है, परिवार का मुखिया, पिता जो है मान लीजिए समाजवादी पार्टी को वोट डालते हैं, या पति जो है वोट डालते हैं, तो क्या उस घर की बेटी बहू भी वो उस दबाव में नहीं आई? देखिए, ये तो मुझे कई जगह सुनने को मिला कि ये तो कहीं भी डालें, मैं तो कमल को दबाऊंगी। ये तो बहुत कॉमन, मतलब मैंने ये अपने कानों से 50-100 कई बार सुना गांव में कि ये खाप के हिसाब से डालेंगे, ये दल के हिसाब से डालेंगे, मैं तो जहां डालूंगी या कमल पे डालूंगी। ये कॉमन हो चुका है मेरे ख्याल से, और ये परिवार में पता भी है जानकारी लोगों को कि ऐसा हुआ है। जी, अपर्णा जी, इस पर क्या कहेंगे आप? मान लीजिए घर का मुखिया जो है वो समाजवादी को, कांग्रेस को, बसपा किसी को डाल रहा है, उस महिला ने क्या साथ दिया आपका? नहीं सौरभ जी, अपर्णा जी कुछ बोले, इन्होंने तो किया ना, मुखिया कहीं और थे और अपर्णा जी चली गई, तो इन्होंने तो खुद ही किया है। मैं बस यही कहूँगी कि देखिए, सबको विश्वास है, और मैंने एक बार अपनी चुनावी जनसभा में भी कहा कि जो है साइकिल पर चले जाना और अपने हाथी को सड़क पे देख लेना और पंजे से कमल का निशान दबा देना। तो जो है सारी महिलाओं ने वोट तो किया ही है कमल के लिए। जी रुचि जी, क्या कहेंगी? ये महिला वोट जो है, इसने सारी परिवार की सीमाएं, जातियों की सीमाएं सब लांघी हैं। देखिए, जिस तरह के नतीजे आए हैं और जब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि घर की महिलाओं ने इस बात का ध्यान रखा कि वो जो घर चला रही हैं, अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, पूरा परिवार चला रही हैं, उसको चलाने में जो सहूलियत मिल रही है इस सरकार में, जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मोदी सरकार की, या यूपी की योगी सरकार हो, तो जो उनको फैसिलिटीज़ दे रही है, वो चाहे अनाज हो, चाहे राशन हो, चाहे घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन हो, वो जो आसानी उनको मिल रही थी, तो सारे जो आंकड़े हैं उससे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जिन इलाकों में मुस्लिम वोट जिताने की मादा रखता है, वहाँ भी बीजेपी जीत रही है। बहुत सारी ऐसी सीट जिसको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत जाएगा, बीजेपी वहाँ से कामयाब हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि घर की महिलाओं ने घर का देख के, अपने परिवार का देख के, और जिंदगी जो आसान हो रही है उसको देखकर वोट किया है। इस पर एक कमेंट हर्षवर्धन जी, फिर मुझे ब्रेक लेना होगा। निश्चित तौर पर मैं बड़ा रोचक बताऊं कि 7 तारीख को जब आखिरी चरण का चुनाव था और उसमें आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा, तो मेरे एक राजभर जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दोपहर बाद से मामा मामी में लड़ाई हो रही है। और मैं भी वो आपको मैसेज भी दिखाऊं, बड़ा रोचक मैसेज है। उन्होंने कहा कि क्यों योगी को दे दिया वोट, तो मामी ने वो योगी को वोट कर दिया था। और ये कई जगह पर ये सुनने में आया। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है कि जो पुरुष होता है वो ज्यादा पॉलिटिकल होता है, महिलाएं आमतौर पर पॉलिटिक्स में नहीं होती हैं, वो उस तरह से चर्चा भी नहीं करती, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं, जरूरतें दिखती हैं। उनको लगता है कि जो सीधे उनके ऊपर असर कर रहा है बस उसकी बात कर लो। पुरुष खूब बात करता है, महिलाएं वोट देने चली गई, बस इतना सा डिफरेंस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।